हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स के हम लोग 20 क्वेश्चन को किए थे। टॉपिक वाइज यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न है जो कि बुक में नहीं पढ़ना है, और एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न है जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आप इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे भी देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए आप सभी इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए शेयर कर दिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास को शुरू करते हैं। क्लास देखिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में है, उसे आप सभी जरूर देख लीजिएगा। नरेगा का पूर्ण रूप लिखे। नरेगा का सिर्फ यहाँ पे फुल फॉर्म लिखने के लिए बोला गया है। नरेगा का फुल रूप तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या होगा फुल फॉर्म? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत शुरू की गई यह संक्षेप में नरेगा कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ फुल फॉर्म लिखने के लिए बोला गया था, तो आप इतना भी लिख दीजिएगा, सिर्फ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो आपको 2 नंबर है जो कि दे दिया जाएगा। आई होप आप सभी से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या समझते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है तो कोटा बोला जाता है, उसे कोटा, जिससे कि अनाज आप लोगों को मिलता है, जिसमें कि मिलता है गेहूं, चावल, उसके बाद मिट्टी तेल, ये सभी है जो कि मिलता है। तो उसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, जिसे कि ग्रामीण क्षेत्र में कोटा बोला जाता है। गांव से होंगे तो आप लोग भी जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसके तहत क्षेत्र के नागरिकों को खाने के लिए रोटी उचित सरकारी दर पर उपलब्ध करता है। देखिए बिल्कुल उचित सरकारी रेट पर, जैसे कि गेहूं मिलता है वह 2 रुपये किलो मिल जाता है, और उसके बाद वहाँ पे चावल मिलता है वह मिलता है 3 रुपये किलो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं मिलता है वह 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो मिलता है। आप सभी ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो मालूम जरूर होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और चलिए, उपलब्ध करता है ताकि कोई भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति भी निर्धारित कैलोरी को पूरा कर सके। गरीबी रेखा से नीचे इसे बोलते हैं बीपीएल। क्या बोलेंगे? बीपीएल। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी, POVERTY पॉवर्टी और लाइन, यह होता है बीपीएल का फुल फॉर्म। और एपीएल का फुल फॉर्म तो ऑलो पॉवर्टी लाइन। इतना आपको याद रखना है। बीपीएल और एपीएल का फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? और जो स्टूडेंट्स अभी क्लास ज्वाइन किए होंगे वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र, तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्योग या व्यवसाय आते हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण रहता है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जिन पे जो नियंत्रण रहता है वह सरकार का रहता है। इस क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा संचालित एवं नियमित होते हैं तथा सरकार ही उनका एकमात्र स्वामी या प्रमुख अंशधारी होती है। यह क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रिया में लोक कल्याण को अधिक महत्व देता है। तो यह हो गया जो कि सार्वजनिक क्षेत्र। बिल्कुल सिंपल सा है, समझ गए होंगे आप सभी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, कुल यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, GDP। इसे क्या बोलते हैं? GDP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GROSS, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए जितना भी इकोनॉमिक्स का फुल फॉर्म है उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें से आपको 5 से लेकर के 8 नंबर है जो कि फिक्स ही रहेगा कि उतना आपको ऑब्जेक्टिव में या उसके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो का आप सभी इंतजार कीजिए। क्या जितना भी इकोनॉमिक्स का फुल फॉर्म है उसका सेपरेट वीडियो बनाया जाए, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
क्या इकोनॉमिक्स के फुल फॉर्म का सेपरेट वीडियो बना दिया जाए? जल्द से आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। और ध्यान दीजिए सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आई होप यहाँ से आप सभी नहीं समझे होंगे। तो देखिए, क्या आपको ध्यान रखना है कि कोई भी देश है, जैसे कि भारत के एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे एक वर्ष की अवधि में जितना भी उत्पादन होगा, जितना भी जैसे कि उत्पादन हुआ वस्तु का, सेवा का, जैसे खेती से जो मूल्य प्राप्त हुआ, तो वो सभी को क्या करेंगे, तो मुद्रा के रूप में जोड़ेंगे। और जो मुद्रा है, जो रुपया यहाँ पे जुड़कर आएगा एक वर्ष का, वही होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें देश के नागरिकों तथा गैर नागरिकों के अंशदान को भी शामिल किया जाता है। यह किसी भी देश के जीवन स्तर का एक संकेत देता है। बिल्कुल सिंपल सा है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को याद रखें। मानव विकास इंडेक्स। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपको यह याद रखना है HDI, इसे शॉर्ट में बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, यह UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई वह रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों की शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। मानव विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार भारत का स्थान 126वां है। जो 2004 के अनुसार बात करें तो ह्यूमन इंडेक्स में जो भारत का रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान है वह 126 है, 126वां स्थान। अभी वर्तमान की बात करें तो उसे आप सभी सर्च कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर एक आपको देखने को मिला है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय, चलिए यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो देखिए, एक वर्ष में अपने देश के सीमा में जितना भी आय होगा उसे जितना, यहाँ पे देखिए कुल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय आप लोग पढ़े हैं, तो कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। मानिए कि यहाँ पे एक वर्ष का राष्ट्रीय आय वह आया 100 रुपये और कुल जनसंख्या है 10 है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो यह निकल के आएगा, यह होगा प्रति व्यक्ति आय, यानी कि 10 रुपया यह हो गया प्रति व्यक्ति आय। आप सभी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउट होगा को आप सभी ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। हर एक कमेंट का है जो कि रिप्लाई देते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है। देखिए, ऐसी अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इस बात का पूर्ण ख्याल रखा जाता है कि विकास का क्रम सतत जारी रहे, टिकाऊ हो। देखिए, मुख्य रूप से जो अभी तो है यह विकास हो ही, अभी वर्तमान आवश्यकता को पूरी किया जाए, लेकिन भविष्य का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि भविष्य का ख्याल रखा जाए और भविष्य के लिए भी संसाधन है उसे बचा कर रखा जाए। तो मुख्य रूप से इसे ही बोलते हैं सतत विकास या पोषणीय विकास। इसमें भविष्य की ज़रूरतों का खास ख्याल रखा जाता है। ब्रुंडलैंड आयोग के अनुसार सतत विकास वह प्रक्रिया है। देखिए, ब्रुंडलैंड आयोग के अनुसार सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। तो यह हो गया जो कि सतत विकास हो गया या पोषणीय विकास। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास ज्वाइन किए होंगे वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, हमारे 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए। तो देखिए, चैनल सब्सक्राइब करना ये बिल्कुल फ्री है, ऐसा कोई बात नहीं कि इसमें पैसा लगता है, बिल्कुल फ्री है। तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और घंटी आता है उस पर ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया था। देखिए, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो 6 अगस्त 1952 को। इसका गठन आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए नीति आयोग
देखिए नीति आयोग, वर्तमान में यह है नीति आयोग, इसका पहले नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग जो कि वर्तमान में है नीति आयोग, इसका योजना आयोग को समाप्त कर दिया। उसके जगह पे नीति आयोग कार्य करती है 1 जनवरी 2015 से नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी इम्पोर्टेंट है। आयोग तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों के मध्य तालमेल स्थापित करने हेतु किया गया। राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास द्वारा किया जाता है। जो पंचवर्षीय योजना होता है, पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1951 से कब तक? तो 56 तक। तो जो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MVVI क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए 99% एग्जाम में आने का चांस है इसका, 99.99% एग्जाम में फाइनल में इसका आने का चांस है। ध्यान दीजिएगा, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए। देखिए आर्थिक विकास पर है तो आर्थिक विकास की ऐसा पद्धति, ऐसा जुगाड़ किया जाए। देखिए यहाँ पे बात करेंगे गांव की, तो ऐसा जुगाड़ कीजिए कि जिससे कि जो आर्थिक विकास में ऐसा जुगाड़ किया जाए कि जो सभी वर्गों का लोग है वह उनका जीवन स्तर वह ऊंचा होता जाए। ऐसा जुगाड़ कीजिए आर्थिक विकास के जिससे कि सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं है। और इस जो लाभ होगा इससे कोई भी वर्ग हो समाज का उसे छोड़ना नहीं है। ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। समझ गए आप सभी? क्लियर है बिल्कुल? चलिए क्लियर। तो चलिए अगला ध्यान देते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, गरीबी को जन्म देती है कैसे? देखिए गरीबी को जन्म देते हैं कैसे? देख, गरीब इसलिए गरीब है कि इनमें गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश यानी कि जन्म अधिक होती है। देखिए अभी कितना है? तो अभी लागू है कि एकदम 2 बच्चे होना चाहिए, हम 2 हमारे 2, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए लेकिन जो नीचे कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे सभी में नहीं लेकिन उनके पास देखेगा तो जैसे कि आप पाकिस्तान के एग्जाम्पल ले लीजिए, तो छोटा सा कितना? तो 10 से 15 रहता है, 10, 15, 25, 20 एकदम जा रहा है धड़ल्ले से, जितना हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम इतना आपको ध्यान रखना है। तो यही होता है जिससे कि कारण उसका आय और ही है जो कि नीचे हो जाता है। फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। देखिए पहले वह 2 था, 2 से एक के बार हो गया 10, 15, तो कहाँ जाएगा? इसका आय नीचे आएगा ही। तो बिल्कुल है जो गरीब होगा ही, गरीब से गरीब। देखिए गरीबी है जो कि गरीबी को ही जन्म देती है। गरीबी का कुचक्र अनवरत चलता रहता है, इसका अर्थ है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। तो गरीबी का कुचक्र यानी गरीबी का दुष्चक्र है जो कि चलते ही रहता है। 200 हो गया 10, 15, तो क्या होगा? यही हाल होगा। इसे ही गरीबी है जो कि गरीबी को जन्म देती है। समझ गए आप सभी? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, ब्रुंडलैंड आयोग ने सतत विकास को कैसे परिभाषित किया है? ब्रुंडलैंड आयोग की बात किया गया। तो देखिए सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ रहे। ब्रुंडलैंड आयोग ने सतत विकास को परिभाषित करते हुए बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौते किए पूरी की जाती है। तो यह है जो कि ब्रुंडलैंड आयोग ने सतत विकास को परिभाषित किया है। पीछे देखे हैं सतत विकास, अभी देखे हैं ना? देखिए सतत विकास किधर गया यार, देख लीजिएगा आप सभी वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से आप क्या अभिप्राय है? आपका क्या अभिप्राय है? इसका कैलोरी के आधार पर कैसे निर्धारण होता है? तो ध्यान दीजिए, गरीबी रेखा से नीचे उस जनसंख्या को शामिल करते हैं जिसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वैसे लोग जिन्हें 2400 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? तो 2400 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका जो कि पूर्ति न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में
देखिए कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, शहरी क्षेत्र में भोजन की आवश्यकता पूछे तो 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त होता हो, गरीबी रेखा से नीचे माना गया है। उन्हें बीपीएल के नाम से भी जाना जाता है। गरीबी, इससे जो शहरी क्षेत्र में है इससे नीचे हो गया और ग्रामीण क्षेत्र में इससे नीचे हो गया तो वह गरीबी रेखा से नीचे हो जाता है, यानी कि बीपीएल में चले आते हैं। किसमें? बीपीएल में, बिलो पॉवर्टी लाइन। यदि इससे ऊपर है, इतना भोजन है जो कि उनके प्राप्त हो जाता है तो वह लोग हो जाएंगे एपीएल, अलो पॉवर्टी लाइन। चलिए अगला देखते हैं, गरीबी को पूछा गया गरीबी क्या होता है। तो वैसी स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, गरीबी कहलाती है। निर्धनता का दूसरा नाम कम वास्तविक आय है। निर्धनता यानी कि कम वास्तविक आय, और गरीबी मतलब कि उन्हें भोजन नहीं मिलता हो, वस्त्र नहीं मिलता, रहने की सुविधा, ये सभी है जो कि निश्चित तौर पे प्राप्त नहीं होता, तो यह है जो कि गरीबी हो जाता है। अगला ध्यान दीजिए, गरीबी के दुष्चक्र का क्या अभिप्राय है। गरीबी के दुष्चक्र को किसने बताया था? आपको याद रखना है रेनर नर्क्स ने। देखिए आपको नर्क्स याद रखना है, रेनर नर्क्स ने गरीबी के दुष्चक्र को परिभाषित किया था। चलिए, गरीबी गरीबी को जन्म देती है जिसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, देखिए यहाँ पे दिया ही है रेनर, यहाँ पे नर्क्स होगा, ध्यान दीजिए नर्क्स। रेनर नर्क्स ने गरीबी के कुचक्र यानी कि दुष्चक्र के रूप में परिभाषित किया है। इसके अनुसार लोग गरीब इसलिए हैं कि उनके गरीबी है, और गरीब इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए उनकी आय कम होती है। पुनः अगली पीढ़ी में भी स्थिति बनी रहती है और गरीबी का कुचक्र चलता रहता है। तो ये हो गया गरीबी का कुचक्र या दुष्चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीमारू। बीमारू राज्यों में भारत के किन किन प्रांतों को शामिल किया गया है। देखिए बीमारू राज्य के अंतर्गत है वह बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। देखिए BIMARU, यहाँ से आपको याद रखना है, BI से हो गया बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से उड़ीसा। सॉरी U से यूपी, उड़ीसा भी होगा शायद, उड़ीसा या यूपी तो है ही, लेकिन आप लोग उड़ीसा को भी देख लें क्योंकि उड़ीसा भी था, लेकिन आपको याद रखिए इतना ही दिया है। तो BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से यूपी उत्तर प्रदेश। तो यह है जो कि देखिए 5 राज्य, यह बीमारू राज्यों के श्रेणी में 5 ही है। 5 राज्य है जो कि बीमारू राज्य के श्रेणी में आता है, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इन्हें इस नाम से जाना जाता है। बीमारू क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ के रुपया पैसा में यह देखिए रुपया का मामला है। आर्थिक पिछड़ेपन यानी कि वहाँ का आय है वह कम है, आय कम है, जिस कारण से उसका आर्थिक पिछड़ेपन है, जिस कारण से उसे बीमारू राज्य कहा जाता है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, तीसरा संसार अथवा दक्षिण किसे संबोधित किया जाता है। तो देखिए वे अर्थव्यवस्थाएं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन्हें तीसरा संसार अथवा दक्षिण या विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरा होगा या पिछला कहते हैं। भारत देखिए, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि ये सभी क्या है, तो इसका जो प्रति व्यक्ति है बिल्कुल नीचे है। तो भारत की बात करें तो विकासशील है। अगला देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के प्रमुख सूचक कौन से है समझाए। तो देखिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता के प्रमुख सूचक निम्नलिखित है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है प्रत्याशित औसत आयु। भारत में औसत प्रत्याशित आयु, यहाँ पे डैश दे के लिखेंगे, प्रत्याशित औसत आयु। तो भारत में औसत प्रत्याशित आयु आज भी विकसित देशों की तुलना में कम है। महिलाओं की औसत आयु है वो है 66.9 वर्ष, जबकि पुरुषों की औसत आयु 63.9 है, जबकि विश्व के विकसित देशों में यह 70 वर्ष से अधिक है औसत आयु। उसके बाद शिशु मृत्यु दर पे ध्यान दीजिए, शिशु मृत्यु दर। तो 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु देखिए 1 वर्ष की आयु से पहले जिस शिशु का, जिस बच्चा का मृत्यु हो जाता है उसे मृत्यु शिशु यानी कि शिशु मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की मृत्यु की संख्या है।
चलिए अगला ध्यान दीजिए, प्रति 1000 शिशुओं ने है जो कि जन्म लिया तो उसमें से कितना का मृत्यु हो गया, वह होता है प्रति शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट, मौलिक साक्षरता दर की बात करें तो किसी समाज में 15 वर्ष की कुल जनसंख्या 15 वर्ष से ऊपर की साक्षर लोगों की संख्या के प्रतिशत को मौलिक साक्षरता दर के रूप में जाना जाता है। तो यह था जो कि लास्ट क्वेश्चन ही था। यहाँ पर हम लोगों ने 36 क्वेश्चन को किए, पिछले वीडियो में किए थे 20 और यहाँ पे 16, यानी कि 36 क्वेश्चन को किए। यह था जो कि फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं कराया गया है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराया जाए या डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव कराया जाए, डायरेक्ट इसका MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या इसका है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन भी कराया जाए। आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आज का आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।